स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडुदीप में। आज हमारा हिंदी व्याकरण का अगला अध्याय है जिसका नाम है समास। आज हम लोग समास के बारे में जानेंगे, समास की परिभाषा के बारे में जानेंगे, समास के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक, उसके बाद हिंदी व्याकरण में इसका क्या क्या उपयोग है, समास किस लिए हिंदी व्याकरण में आया, सब जानेंगे। तो देखते हैं समास। ये समास हुआ। ठीक, अब समास है, समास दो शब्दों से मिलके बना है, सम प्लस आस। समास दो शब्दों से मिलके बना है। सम का अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है पूर्ण, पूर्ण, और आस का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना या होना, जोड़ना या होना। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। समास, सम का अर्थ है पूर्ण और आस का अर्थ है जोड़ना। उसके बाद समास जो है, समास की परिभाषा के देख लेते हैं कि जब दो पद आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से एक नया शब्द बनता है। उनके मिलने से नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। जब दो पद आपस में जुड़ते हैं या मिलते हैं तो उनके मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहा जाता है, उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे ही समास कहते हैं। तीसरा हम देखते हैं समास के बारे में। ये समास जो है शब्दों का संक्षिप्तीकरण है। क्या है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण है। शब्दों का क्या है? शब्दों का संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण शब्दों का, शब्दों का संक्षिप्तीकरण क्या है? समास है। और यहाँ पे एक और है एकत्रीकरण। क्या करते हैं? एकत्रीकरण। एकत्रीकरण भी कहीं कहीं दिया हुआ है कि जो एकत्रीकरण कहते हैं उसे क्या कहते हैं, जो शब्दों का संक्षिप्तीकरण कहते हैं उसे क्या कहते हैं, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं। समास किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे एकत्रीकरण दिया हुआ है। एकत्रीकरण, एकत्रीकरण किसका? शब्दों का, शब्दों का एकत्र। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, समास के पास आपके पास तीन परिभाषाएं हो गई। पहला, जब दो पद आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं तो उससे उनके मिलने से नया शब्द बनता है, जिसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? तो शब्दों को संक्षिप्तीकरण जो करता है उसे समास कहते हैं, या शब्दों का एकत्रीकरण करता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और यहाँ पे देख लें समास के प्रकार। समास के प्रकार, समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, यहाँ पे समास 6 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि उदाहरण के माध्यम से, जैसे लिख रहे हैं राजपुत्र, राजपुत्र। अब राजपुत्र क्या है? यह शब्दों का संक्षिप्तीकरण है। अब इसको कैसे जानेंगे कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण है? तो इसका हम लोग करेंगे समास विग्रह। समास विग्रह। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, उसे क्या कहेंगे? पुत्र, राजा का पुत्र, वो होगा राजपुत्र। तो यहाँ पे देखिए दो शब्द आपके पास हो गए, राज प्लस पुत्र, दो शब्द हो गए, दोनों मिले और मिलने से एक नया शब्द क्या बना? राजपुत्र। क्या बना? राजपुत्र। और जब इसका विग्रह किए, अलग अलग किए, तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या है, ये शब्द थोड़ा सा बड़ा है, इसका संक्षिप्तीकरण हुआ राजपुत्र। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा और बृहद तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पूर्ण और आस का अर्थ होता है जोड़ना।
उसके बाद समास जो है दो पद आपस में मिलते हैं, जब दो पद आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से एक नया जो शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। और समास का कार्य क्या है? समास का कार्य संक्षिप्तीकरण करना या एकत्रीकरण करना, किसका? शब्दों का। और उसके बाद समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हो गए। आगे देखिए, ये समास के बारे में हो गए, समास की परिभाषा हो गई। अब यहाँ पे समास से कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनको भी जान लेते हैं। वह भी अपने आप में एक स्थान रखते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। देखिए, समास में दो पद होते हैं, दो पद होते हैं। समास में हमेशा दो पद होंगे, एक पहला पद और जो दूसरा पद, ये होगा हमारा समास। समास में दो पद होगा, एक पहला पद, एक दूसरा पद। पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है, पूर्व पद। पहले वाले पद को क्या कहा जाता है? पूर्व पद। दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद और दूसरे वाले पद को उत्तर पद। जब इन दोनों को जोड़ लेंगे यहाँ पे तो ये होगा संक्षिप्त पद। क्या हुआ? संक्षिप्त पद। जैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास एक संक्षिप्त पद आ जाएगा। ठीक, ये हुआ हमारा संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त पद बोलेंगे। पहला पद जो समास में होता है उसको हम लोग पूर्व पद बोलते हैं, जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद बोलते हैं। आगे एक और है कि जब समास को अलग, जैसे संधि को क्या किया जाता है? संधि को अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जब समास को अलग किया जाता है, जब समास को अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह, उसे क्या कहेंगे? समास विग्रह कहेंगे। जब दो पदों को अलग किया जाएगा और समास विग्रह कहते हैं, उसे समास विग्रह कहते हैं। जब दो पदों को अलग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। अब यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, संक्षिप्त पद। यहाँ पे संक्षिप्त पद ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हमारे पास है, उदाहरण जो भी पहले बोले वही देखते हैं, उसी समझ में आ जाएगा। राजपुत्र। अब यहाँ पे दो पद हैं, पहला राज और दूसरा पुत्र। ये हुआ हमारा पहला पद और ये हमारा हुआ दूसरा पद। और दोनों को जब यहाँ से जोड़ देंगे तो राजपुत्र ये हो जाएगा संक्षिप्तीकरण। ये वाला संक्षिप्तीकरण हो गया, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। अब इसको और हम लोग विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र। यहाँ पे देख लीजिए, ये हुआ विग्रह। जब हमारे पास एक उदाहरण है राजपुत्र, राज को जब अलग करेंगे तो पहला पद होगा राज, दूसरा पद होगा पुत्र, और दोनों को मिलाएंगे तो पदों का क्या हो जाएगा? संक्षिप्तीकरण हो जाएगा। और जब इसका विग्रह करेंगे तो राजपुत्र, वो क्या होगा? समास विग्रह होगा, राजा का पुत्र। आया समझ में? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बस यही पहला शब्द समझने में दिक्कत है, उसके बाद आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए समास में दो पद होते हैं, पहला पद दूसरा पद। पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। और जब दोनों मिल जाते हैं तो उनको संक्षिप्त पद कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए पहला वाला जो राजपुत्र में पहला पद है राज और दूसरा पद है पुत्र, दोनों को मिला दिए संक्षिप्त हो गया राजपुत्र। जब इसको फिर अलग किया गया, इसका विग्रह किया गया, समास विग्रह किया गया तो हो गया राजा का पुत्र। है समझ में? आगे देखते हैं, ये हो गया। अब आगे देखिए, आगे हमारे समास के प्रकार हैं। बस यही है
कि संधि को जब अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं, और जब समास को अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। अब समास के प्रकार देख लीजिए। समास के प्रकार कितने होंगे? 6 प्रकार। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा होगा द्विगु समास। द्विगु समास। तीसरा होगा द्वंद्व समास। तीसरा होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। चौथा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। पांचवा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और छठवां है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक, हमारे 6 समास के जो प्रकार हैं, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास, और चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा कर्मधारय समास, और छठवां बहुव्रीहि समास। इसको देखिएगा, कई लोग गलत लिख देते हैं, तो इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। बहुव्रीहि को बहुव्रीहि है, और इसको कहीं लोग बहुव्रीहि बोलते हैं, कहीं ये जो है मात्रा वगैरह गलत हो जाता है। इसको गलत हो जाता है तो इसको वर्तनी शुद्धिकरण में कभी कभी पूछ देता है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। जो हमारा पांचवा है वह है कर्मधारय, चौथा है तत्पुरुष, और द्वंद्व है तीसरा, द्विगु है दूसरा, अव्यय है पहला। इसको क्रम से कहीं से कैसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे समझ में आए, जैसे आसान हो, उसका क्रम निश्चित कर लीजिएगा। ये नहीं कि आप अव्यय भाव 7वां पे 6वां पे नहीं जा सकता, अव्यय भाव 6वां पे जा सकता है, चौथा पे कहीं भी जा सकता है, कोई भी समास किसी भी नंबर पे जा सकता है, बस उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे आइए देखते हैं पहला समास अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला शब्द ही है अव्यय। क्या है? अव्यय। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहला हो गया। अब अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे? तो जिस पद का पहला पद, जिस समास का पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। जिस समास का पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। अव्यय होगा। दूसरा, इसमें क्या होगा? पहला पद प्रधान होगा। प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। ध्यान से देख लीजिए, इसमें दो ही बस आपको पता होना चाहिए कि पहला पद अव्यय होगा और दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद इससे कोई मतलब नहीं है, पहला पद ही प्रधान होता है और पहले पद भी पर ही सब लोग निर्भर रहते हैं। पहला पद जैसा रहेगा वैसे ही पूरे शब्द को बना देगा। अगर पहला पद अव्यय है तो अव्यय सबको बना देगा। उदाहरण सहित देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे यथा शक्ति, यथा शक्ति हो गया। अब यथा शक्ति में दो शब्द हैं, यथा और शक्ति। यथा हो गया पहला पद और शक्ति हो गया दूसरा पद। तो ये जो पहला पद है यही तो प्रधान है, प्रधान। पहला पद क्या होगा? इसमें प्रधान होगा। उसके बाद इसका हम लोग क्या करते हैं? इसका हम लोग समास विग्रह करते हैं। तो क्या होगा? शक्ति के अनुसार,
शक्ति के अनुसार, मतलब आपकी जितनी शक्ति हो उतना ही दान करिए, उतना ही पूजा करिए, कुछ भी जितना आपके पास आपकी शक्ति हो उतना ही करिए, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे यथाशक्ति रहेगा तो आप तुरंत पहला पद देखिए अव्यय है, और समझ जाइएगा कि पहला पद जिसका अव्यय होगा वो क्या होगा, अव्यय भाव समास होगा। और जिस पद का पहला पद पूछता है कि निम्नलिखित में से किस समास का पहला पद प्रधान होता है, तो अव्यय भाव समास का पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, प्रधान, ठीक, और अव्यय, इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। तो अव्यय भाव समास एकदम आपके लिए आसान है। और इसमें और भी उदाहरण है, जैसे आपके पास उदाहरण है तथापि, तथा, तथापि हो गया। फिर आपके पास उदाहरण है सपुत्र, सपुत्र हो गया। फिर जैसे तथापि, तथा प्लस अपि हो गया। दूसरा है सपुत्र, सपुत्र, ठीक। अब इसका समास विग्रह अगर आप कर लेते हैं, अगर जैसे ये हुआ है ठीक वैसे ही करना है। और ये जैसे तथापि और ये, अगर आप इसका आगे समास विग्रह कर ले रहे हैं तो आप इसका मतलब अव्यय समास के बारे में जान गए और समझ गए। और अव्यय भाव समास में बस 2 ही 3 प्रश्न आते हैं। जैसे कोई समास अगर समास दिया हुआ है, इसका पूरा पद दिया हुआ है, तो पूछेगा कि निम्नलिखित में से यह कौन सा समास है। तो अगर आपको अव्यय दिखा तो वो क्या हो जाएगा, अव्यय जैसे दिखा तो अव्यय भाव समास। या पूछे परीक्षा में कि निम्नलिखित में से किस समास का पहला पद प्रधान होता है, तो अव्यय भाव समास, ठीक। आगे देखते हैं। आगे हमारा दूसरा समास है, दूसरा समास द्विगु समास। दूसरा समास क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास भी एकदम आसान है। दूसरा है द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है कि आपको इसमें क्या होगा, द्वि मतलब होता है 2, और दो क्या हुआ, एक संख्या हुआ, एक संख्या। ये पहले भी है तो लिखेंगे जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्या हो, संख्या हो, उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्या हो, उसे क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे द्विगु समास। बस इतना याद करना। इसमें यह भी है कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसका क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास का दूसरा पद प्रधान होता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है चौराहा, चौराहा, चौराहा। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, चौराहा मतलब 4, चौराहा का मतलब चौ का मतलब 4, और यहां पे हो जाएगा 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। दूसरा देखिए उदाहरण पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी। अब पंचवटी क्या होगा, 5 बागों का समूह, 5, पंच मतलब 5, पंच का मतलब 5, 5 बागों का समूह। अगला हो जाएगा 9 ग्रह, 9 ग्रह। इसको आप बनाइएगा, अगर ये बन जाएगा इसका मतलब आप द्विगु समास को समझ गए। एकदम आसानी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस आप इसका नियम जानते रहेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। द्विगु समास में द्वि मतलब होता है 2, 2 एक क्या है, संख्या। इसका मतलब क्या हो, जिस समास का पहला पद संख्या हो या इसमें दूसरा पद प्रधान होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं द्विगु समास, ठीक। अब आगे आते हैं, हमारा इसको बनाइएगा, चौराहा 4 राहों का समूह। जैसे विच्छेद करेंगे तो पंचवटी 5 बागों का समूह, और नवग्रह का आप बनाइएगा। अगर नवग्रह का आप बना लेते हैं तो इसका मतलब आप द्विगु समास को समझ गए। आगे देखिए, आगे हमारा तीसरा समास है
द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब देखिए प्राचीन काल में होता था, द्वंद्व मतलब होता है युद्ध। द्वंद्व मतलब क्या होता है? युद्ध। तीसरा हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अब द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध। आदि काल बहुत मतलब जब राजाओं की युद्ध होती है तो दो राजा आमने सामने रहते हैं। क्या होते हैं? आमने सामने रहते हैं। और जब आमने सामने की लड़ाई हो तो क्या कराती है? द्वंद्व कहलाता था, द्वंद्व युद्ध। अब यहाँ पर यही सेम यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे भी सेम यही तरीका है समझने का कि द्वंद्व मतलब क्या होगा। इसमें सबसे पहले जानिए कि इसका दोनों पद प्रधान होगा। इसका, क्योंकि दोनों लोग आमने सामने वाले लड़ने वाले कौन होंगे? योद्धा होंगे, इसीलिए दोनों पद। इसका दोनों पद प्रधान होता है। ठीक, दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। अब थोड़ा सा समझने के लिए देखते हैं, इसमें विलोम शब्द, चाहे यह विलोम शब्द पर आधारित होता है, यह प्रायः विलोम शब्द पर आधारित। यह विलोम शब्द क्या होता है? आधारित है। कहीं यह किस पे? लिंग पे भी आधारित होता है। लिंग पर आधारित, लिंग पर आधारित होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखना ये है कि हम लोग ये तो समझ गए कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास मतलब दोनों आमने सामने हो, जिसका दोनों पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में प्रायः क्या होता है? विलोम शब्द जैसे इसमें हमारे समास रहेंगे, विलोम शब्द जैसे, या लिंग पर आधारित समास रहेंगे। इन तीनों को देखिएगा कि किस समास का दोनों पद प्रधान होता है। किस समास का दोनों पद प्रधान होता है? तो किस समास का होता है? तो द्वंद्व समास का। किस समास में प्राय विलोम शब्द जैसे समास होते हैं? तो किस में होता है? द्वंद्व समास में। किस समास में प्राय लिंग पर आधारित समास होते हैं? तो होते हैं द्वंद्व समास में। जैसे देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे अमीर गरीब, अमीर और गरीब। अब क्या हुआ यहाँ पर? आप देख रहे हैं यहाँ पे अमीर और गरीब। क्या हुआ? अमीर, गरीब, दिन, रात, ये सब क्या है? विलोम शब्द जैसे हो गए। दूसरा है महिला, पुरुष, रात, दिन। देख रहे हैं आप, इसमें दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, दोनों का दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, ये वाला भी। और पहला पद जो है वह देख रहे हैं यहाँ पे कि विलोम शब्द जैसा कहीं कहीं है और कहीं कहीं क्या है? जैसे ये है विलोम शब्द जैसे है, ये भी विलोम शब्द जैसे, और क्या है? ये है लिंग पे आधारित। ठीक, अब इसमें दो नियम है कि जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे, जब समास विग्रह करेंगे तो इसमें और लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं? और लगाते हैं। अमीर और गरीब। ठीक, दूसरा है महिला, पुरुष। तो क्या है? महिला और पुरुष। तीसरा है रात, दिन। तो दिन, रात और दिन, रात और दिन। अब यहाँ पे देखिए कि इसका हम लोग विच्छेद किए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह में और लगाते हैं, और या को जोड़ते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि जब समास विग्रह होगा द्वंद्व समास का, तो उसमें क्या होगा? उसमें या और जुड़ा होगा। और क्या इसमें क्या होगा कि दो पदों के बीच, पहला पद और दूसरा पद के बीच, यहाँ पे लिखते हैं पहला पद और
दूसरा पद के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। इसमें क्या होता है, पहला पद और दूसरा पद के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। ऐसा समझे। द्वंद्व समास में क्या होता है, देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं या इसमें प्राय विलोम शब्द पे आधारित होते हैं या कहीं कहीं लिंग पे भी आधारित होते हैं। जैसे अमीर, गरीब, महिला, पुरुष और रात, दिन, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे द्वंद्व समास। अब जब इसका विग्रह करेंगे तो हमारे पास होगा अमीर और गरीब, महिला और पुरुष, रात और दिन। जब विग्रह करेंगे तो देखिए विग्रह में और या जोड़ते हैं और यहाँ पे क्या है, ये पहला पद और दूसरा पद के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रहा द्वंद्व समास। कौन सा समास रहा, द्वंद्व समास। इसके बाद हमारा अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद हम लोग देखेंगे हमारा अगला समास है, एक ही वीडियो में हम सोच रहे हैं पूरा का पूरा खत्म हो जाए कि किसी तरह का परेशानी का सामना न करना पड़े आप लोगों को, और एक ही वीडियो में जब देखें तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप कमेंट करिएगा, फिर हम दूसरे तरीके से समझाने का कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा कार्य है यही समझाना। अगर नहीं समझ में आए दूसरे तरीके से। हमारा 3 समास हो गया, अब व्ययभाव समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास हो गया। आगे हमारा चौथा समास है। चौथा समास हम लोग बताते हैं कर्मधारय समास। कर्म, क्योंकि देखिए वहां पे तत्पुरुष समास थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको लास्ट में करेंगे। तो हमारा होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें होता है पहला पद विशेषण। पहला पद क्या होता है, विशेषण। दूसरा पद होता है विशेष। क्या होता है, विशेष। विशेष से क्या मतलब होता है, संज्ञा। विशेष का मतलब क्या होता है, संज्ञा। अब यहाँ पे देखिए कि जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। याद कर लीजिएगा कि जिस समास का पहला पद क्या हो, पहला पद हो विशेषण और दूसरा पद हो विशेष। विशेष से क्या होता है, विशेष से होता है संज्ञा। क्या होता है, संज्ञा। याद कर लीजिएगा इसको कि जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष से हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक, विशेष का मतलब होता है संज्ञा। ठीक, आगे देखिए जैसे अब इसमें क्या होता है कि पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा। विशेषण में देखिए काली मिर्च, ये हुआ हमारा काली। यहाँ पे क्या हुआ, विशेषण। काली क्या हुआ, विशेषण, और मिर्च क्या हुआ, विशेष। काली हुआ विशेषण और मिर्च क्या हुआ, विशेष या संज्ञा या विशेष से बोलिए या संज्ञा बोलिए। ठीक, इसमें ध्यान दीजिएगा कि पहला पद हमेशा क्या रहेगा, विशेषण रहेगा और दूसरा पद क्या रहेगा, विशेष रहेगा। ठीक, वो क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। अब जैसे महापुरुष अब महापुरुष में 2 शब्द लगा हुआ है, पहला है महा और दूसरा है पुरुष। तो महा क्या हुआ, महा हुआ विशेषण और पुरुष क्या हुआ, पुरुष हुआ संज्ञा या विशेष। ठीक, अब महापुरुष में क्या करते हैं,
अब इसका हम लोग समास विग्रह करते हैं। तो समास विग्रह में होता है काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, उसे क्या कहेंगे? काली मिर्च। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक, ये हुआ पहला पद, काली हुआ पहला पद, दूसरा पद मिर्च हुआ। पहला पद इसका विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष से होता है। जब इसका विग्रह करते हैं तो होता है काली है जो मिर्च और महान है जो पुरुष। ठीक, अब यहाँ पे एक बार फिर से इसको देखिए, कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष से हो उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। जैसे काली मिर्च, काली क्या है? क्या विशेषण कार्य, विशेषण का काम क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे वही कार्य है इसका और उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? अगला एक और आप लोग अपने से करिएगा, महाकवि, महाकवि, इसको आप लोग एक बार समास विग्रह करिएगा। अगर ये आ गया समझ में, इसका मतलब आप लोग इसको समझ गए। ठीक, इसके बाद हम लेके आएंगे प्रश्नों की सीरीज, और प्रश्नों की सीरीज लेके आएंगे तो आप आसान से अगर उसमें हल करने का प्रयास करिएगा आपको आएगा ही आएगा, एक बार इसको वीडियो देख लेने के बाद। अगला देखिए, कर्मधारय समास हो गया। अगला हमारा है, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है, काली मिर्च ये हो गया, पहला पद संज्ञा, हाँ ठीक है, बस इतना ही रहता है। अब अगर इतना आप समझ गए, बस ये जानिए कि जिस समास का पहला पद विशेषण होगा, एक में पहला पद अव्ययी है तो वो होगा अव्यय भाव समास, और जिस समास का पहला पद विशेषण होगा वह होगा कर्मधारय समास। ठीक, अगला देखते हैं। अगला हमारा है पांचवा समास। पांचवा समास बहुव्रीहि समास। देखिए, तत्पुरुष समास को हम लास्ट में रख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा वो बड़ा है, इसलिए उसको लास्ट में रखा जा रहा है। और यहाँ पे बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास पांचवा है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास प्रकार है, जब दो पद आपस में मिलते हैं तो वह अपना अर्थ न देकर अन्य अर्थ प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जब दो पद, पहला पद हो गया हमारा, जैसे में देखते हैं, जैसे समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। देखिए, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जब दो पद आपस में मिलते हैं तो वह अपना अर्थ न देकर अन्य अर्थ प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया? हमारा दो पद हुआ, 10 प्लस आनन बराबर क्या हुआ? दशानन। अब यहाँ पे जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 10 मुखों वाला, आनंद 10 मुखों वाला, या 10 मुख हो जिसके पास, अर्थात 10 मुख या सिर, कोई दिक्कत नहीं, मुख भी बोलिए सिर भी बोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुख रहेगा तो सिर रहेगा, एक सिर रहेगा तो मुख रहेगा। 10 सिर हो जिसके पास किसके पास होता है? 10 सिर, 10 आनन, अर्थात कौन हो जाएगा? और अन्य किसी का नाम आ रहा है? रावण। ये हुआ हमारा बहुव्रीहि समास। क्या हुआ? बहुव्रीहि समास। दो पद मिले, पहला पद
दूसरा पद मिला। हमको अर्थ चाहिए था क्या, दशानन, लेकिन दशानन हमको न मिल के अर्थ हमको क्या मिला है, रावण। तीसरा अर्थ प्रदान किया है। जैसे चतुर्भुज, 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 चतुर्भुज को भी करेंगे तो इसका क्या होगा, समास विग्रह करेंगे चतुर्भुज का तो चार भुजाओं वाला। चार भुज मतलब क्या होता है, हाथ। चतुर्भुज मतलब चार, चतुर्भुज मतलब चार और भुज मतलब हाथ। चार भुजाओं वाला अर्थात कौन हो जाएगा, विष्णु, अर्थात विष्णु। ठीक, उसके बाद है नीलकंठ। बहुत सारे समास हैं, इसमें बस समझने का है कि ये देखिए कि दूसरा अर्थ हमको प्रदान अगर कर रहा है, जैसे हो गया पीताम्बर, पीला वस्त्र को धारण करने वाला, अर्थात लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। ऐसे करके अगर आपको उसका तीसरा अन्य नाम आ रहा है, अन्य नाम जैसे ही आया तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। एक बार लंबोदर देख लीजिए, लंबोदर, लंबोदर मतलब लंबा हो उधर जिसका, अंदर मतलब जिसका पेट, उधर मतलब क्या होता है पेट, लंबा हो उधर जिसका, जिसका अर्थात गणेश। कौन है, गणेश। ठीक, ऐसे ही करके अगर कोई भी समास हमको लगे, ऐसा लगे कि अगर हमारे पास त्रिनेत्र हो गया, तीन नेत्र हो जिसके पास, अर्थात कौन, अर्थात शिव जी या महादेव, तो इसमें ये ध्यान देना है कि ऐसा हमारे पास एक समास रहेगा। अगर उसका कोई और नाम है, कोई और अर्थ है, तो वो हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ये ध्यान दीजिएगा, उसका अगर कोई और नाम निकल रहा है, कोई और नाम हम लोग जान रहे हैं, तो बस वही होता है बहुव्रीहि समास। दो को जोड़ेंगे, दो को जोड़ने के बाद तो जो मूल आएगा, मूल का अगर कोई और नाम आ रहा है, कोई और उसका नाम है, तो वो हो जाएगा हमारा। जैसे कि यहाँ पे दो को जोड़े, दस और आनंद को जोड़े तो दशानन हुआ, दशानन हो गया, दशानन मूल। अब इसका देख रहे और कोई हो सकता है, और कोई नाम हो सकता है क्या, तो और इसका क्रिया क्या है, देखिए दशानन 10 सिर हो जिसके पास, अर्थात कौन हो जाएगा, रावण हो जाएगा। तो चतुर्भुज चार भुजाओं वाला जिसके पास चार भुजाएं हो, अर्थात कौन है वो, अर्थात विष्णु है। और लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन हो गया, गणेश जी, जिसका पेट लंबा हो। नीलकंठ, त्रिनेत्र, इस तरह से बहुत सारे बहुव्रीहि समास हैं। तो बस आपको ध्यान देना है, समझना है। समझने के लिए फिर से एक बार देखिए, बहुव्रीहि समास जिसमें जब दो पद आपस में मिलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, दो पद आपस में मिलते हैं और अपना अर्थ न देखे अन्य अर्थ प्रदान करते हैं। अन्य अर्थ क्या करते हैं, अन्य अर्थ प्रदान करते हैं, उसे कहा जाता है बहुव्रीहि समास। आ गया समझ में। बहुव्रीहि समास में दशानन है, 10 प्लस आनंद, दशानन हो गया, 10 सिर हो जिसके पास, उसके बाद चतुर्भुज चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु, और लंबोदर, लंबा हो उधर जिसका, अर्थात गणेश। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अंतिम समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास थोड़ा सा लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि वह कारक के नियमों पे कार्य करता है। कारक के नियमों पर कार्य करने के चलते वह हो जाता है थोड़ा सा इन सबसे अलग हो जाता है, और वो भी आसानी है। देखिए अभी तक जो आप लोग पढ़े हैं, तत्पुरुष छठवां हमारा समास है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, यह कारक के 6 नियमों पर काम करता है। यह कारक के 6 नियम पर कार्य करता है। हो गया। दूसरा, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान होता, ये जान लीजिए कारक के कितने नियम पे, कारक के 6 नियम पे यह कार्य करता है। दूसरा है
इसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। बस इतना अगर समझ गए तो तत्पुरुष समास आपको आ गया। तत्पुरुष समास में है यह कारक के 6 नियमों पर कार्य करता है, इसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। किस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, तो किसका होता है, पुरुषवाचक इसका तत्पुरुष समास का। किसका होता है, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। अगला देखिए, अब इसमें जैसे देखिए, जैसे से आप समझ जाएंगे। पहले कारक के 6 नियमों को देख लेते हैं। 6 नियम में कौन कौन नियम कार्य करते हैं ये देख लेते हैं। कारक के 6 नियम कार्य करते हैं। पहला, कर्ता को छोड़ के और संबोधन को छोड़ के सारे नियम इसमें कार्य करते हैं। अब पहला देखते हैं, कर्ता के 6 नियम। कारक के 6 नियम, कारक के 6 नियम, ठीक। अब पहला देखते हैं, पहला नियम है, पहला है कर्ता को छोड़ देंगे तो क्या होगा, कर्म, कर्म कारक। दूसरा करण कारक, करण कारक। तीसरा होगा संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। चौथा होगा अपादान, अपादान कारक। पांचवा होगा, अपादान के बाद आता है संबंध कारक, संबंध कारक। उसके बाद छठवां है अधिकरण कारक, कारक। बस इन्हीं 6 नियमों पर यह तत्पुरुष समास कार्य करता है। अगर आप कारक पढ़े हैं तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। जैसे अगर कारक आप जानते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 6 नियम कौन कौन से हैं, पहला है कर्म कारक, दूसरा है करण कारक, तीसरा है संप्रदान कारक, चौथा है अपदान कारक, पांचवा है संबंध कारक और छठवां है अधिकरण कारक। अब देखते हैं एक एक करके इनका जो है सो पहचान चिन्ह क्या है। तो क्या है इसका, ने, क्या है, ने। ने होता है कर्ता का और कर्म का होता है को। कर्ता ने कर्म को, कर्म को, करण से या द्वारा, से या द्वारा। उसके बाद संप्रदान का, संप्रदान का होता है को, के लिए, क्या होता है, को के लिए। अपादान का होता है से, अलगाव, अलगाव, अलगाव हम लिख दे रहे हैं और द्वारा लिख रहे हैं पहचान के लिए कि आपके लिए एकदम आसान रहेगा। उसके बाद संबंध है का, के, ऐसे। फिर अधिकरण है में, पर, ऊपर, ऊपर। अगर इनको आप जान गए, इनको आप समझ गए तो आपका जो है सो तत्पुरुष समास हल हो गया। अब देखिए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं यह कारक के 6 नियमों पर कार्य करता है। उसके बाद इसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। कारक के किन 6 नियमों पर कार्य करता है, तो देखिए यहाँ पे कार्य करता है कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक, अवदान कारक, संबंध कारक, उसके बाद अधिकरण कारक। अब यहाँ पे कर्म कारक का पहचान चिन्ह होता है को, करण कारक का पहचान चिन्ह होता है से के द्वारा, संप्रदान कारक का पहचान चिन्ह होता है को के लिए, और अपदान कारक का पहचान चिन्ह होता है से अलगाव, और संबंध का होता है का के की नाने नी, और उसका अधिकरण कारक का पहचान चिन्ह होता है में, पर, ऊपर। इसी संबंधित एक एक उदाहरण देखेंगे जिससे आप समझ जाएंगे और आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्म कारक, कर्म कारक में ऐसा आप लोग एक बार सोचिए कि ऐसा क्या हो सकता है जिसमें को आए, और को अगर आ गया तो आप समझिए कि वह आपके लिए आप एकदम आसानी से समझ गए। जिसको आप जानते हैं उसके लिए पहले देखते हैं। देखिए पहले आप देखिए कर से के द्वारा, क्योंकि इसको इसलिए कि दोनों में से है इसलिए थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से द्वारा और यहाँ पे क्या है से अलगाव। अब यहाँ पे देखते हैं पहले इसका करण कारक का, किसका देखेंगे करण कारक का। करण कारक में देखते हैं कि होता है रस, यहाँ पे होगा तुलसीकृत, 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 कृत मतलब क्या होता है लिखना,
तुलसी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? तुलसी द्वारा कृत। क्या लिखेंगे? इसका विच्छेद करें, इसका विग्रह करेंगे तो होगा तुलसी द्वारा कृत। इसका क्या हुआ? तुलसी द्वारा कृत, मतलब कि तुलसी ने अपने हाथों से लिखा है। क्या किया है? अपने हाथों से लिखा है।